हैं अपन ट्रांसलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरण। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। ऐसे मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से कहां तक पहुंच रही है, प्रोटीन पर। आपको ये पता चला सर अल्टीमेटली कोई भी चीज है इसको कोड कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। अरे कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, क्योंकि डीएनए से सीक्वेंस फ्लो होके जा रहा है ना। डीएनए के पास जो चीज शुरुआत में थी, डीएनए के पास सपोज करो डीएनए का कॉम्पैक्ट करके अपन ने क्या बनाया था, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन को कॉम्पैक्ट करके क्या बनाया था, क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली कोई चीज आगे तो ट्रांसफर हो रही है, वहां से डीएनए से अपन जा रहे आरएनए, आरएनए से जा रहे प्रोटीन। यानी इंफॉर्मेशन मेरी ऐसे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, मूव कर रही है। बात समझ आ गई थी। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बताया था मैंने, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, उसमें क्या अंतर होता है सर, डीएनए पहले खुद का रेप्लिकेशन करता है, खुद की प्रतिलिपि बनाता है, नहीं प्रतिकृतन करता है, खुद का रेप्लिकेट करता है खुद को। उसके बाद उस रेप्लिकेट फॉर्म से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। बात समझ आ गई थी। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, वायरस सेल्स। वायरस सेल्स में कौन सा, एचआईवी वायरस सेल्स, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और भी वायरस सेल्स हो सकती है बट वो अलग होती है, ठीक है। ऑल वायरस सेल्स नहीं है, कुछ वायरस सेल्स है, सारी की सारी वायरस सेल्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। अगर गलती से दिमाग में बिठा लो सारे वायरस के अंदर रिवर्स सेंट्रल डोग्मा होता है, गलत बात, ठीक है। कुछ होती है स्पेसिफिक होती है, जिसमें से एचआईवी उसका एक एग्जाम्पल है। बात समझ आ गई थी। इसके आगे मैं आपको बोल रहा था कि जो डीएनए की लेंथ है, अपन ने कल डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी भाई डीएनए की लेंथ, 2.2 मीटर आई थी। कितनी आई थी, 2.2 मीटर। तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए और छोटी सी सेल जो अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते, एक छोटी सी कोशिका जिसको मैं मेरी नग्न आंखों से नहीं देख सकता, बात समझ आई थी, उससे मैं देख नहीं सकता, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए रखा कैसे गया। कुछ सवाल यही आता है, इतना बड़ा डीएनए आखिरकार उसके अंदर रखा कैसे गया, पैक कैसे किया। जैसे अपन ने कहीं ट्रिप पे जाते हैं, अपना सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, फिर अपन उसको एक तरह से अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिकली पैक करते हैं और एक बैग में उसको रख लेते हैं। अपने को जो नीडेबल है वो लगभग लगभग सारा सामान उस बैग के अंदर आ जाता है। और अगर उसी सामान को बाहर निकाल के फेंको तो अपने को लगता नहीं है कि यार ये इतना सामान बैग में आ जाएगा। ऐसे ही अपन सोचते हैं कि यार इतना बड़ा डीएनए इतनी सी छोटी सी सेल में आएगा कैसे। इतना बड़ा डीएनए जिसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर, वो इतनी छोटी सेल में, और सेल में भी कहा, न्यूक्लियस में, ऑल ओवर सेल में नहीं, सेल के भी न्यूक्लियस में आना है, ठीक है। आएगा कैसे, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अपना टॉपिक क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब मुझे डीएनए को पैक करना है, तो मेरे पास दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है प्रोकैरियोट्स, एक होती है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किसी कुछ डिफरेंस पता है क्या। अरे प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंस पता है क्या आपको, एक एक दो दो डिफरेंस कुछ आता पता हो, बता सकते हो, पता है क्या भाई, क्या किस में प्रेजेंट होता है ये तो बोलो सर, प्रोकैरियोट में ये होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और कौन है वाले भैया, प्रोकैरियोट सिंगल सेल होता है और यूकैरियोट डबल सेल होता है। उसका मतलब ये, या तो फिर सेल होगी नहीं या फिर डबल होगी, ऐसा कुछ। और सर हमें तो यही पता है, बस एक मिनट, क्या सर, राइबोसोम का भी डिफरेंस होता है, एक में 70S पाया जाता है, एक में 80S पाया जाता है। अब तो याद आ गया सर, आप तो हिंट दे दिया करो, हम ही पढ़ा दिया करेंगे आपको, आप तो हिंट दे दिया करो हमें, है सही है। इंक्लूजन इल्यूजन बॉडीज होती है, इल्यूजन होती है, सी साइलेंट होता है उसमें, इल्यूजन बॉडीज, ठीक है। वो बहुत अपार्ट है, इल्यूजन बॉडीज वाला पार्ट बहुत अपार्ट है, उतना अपने को डीप नहीं जाना। अपने को सिर्फ ये देखना है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है बट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, कैसा है स्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। जस्ट इतना पता है कि एक न्यूक्लियस होता है बट वो डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इधर राइबोसोम पाया जाता है 70S, उधर पाया जाता है 80S। इतना ही आपको दो अंतर याद रखो इस जगह पर, इससे ज्यादा इस जगह पर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, जब अपन सेल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से इनको डीप में करेंगे। तो अब सबसे पहले मुझे किसकी पैकेजिंग करनी है? प्रोकैरियोटिक सेल की। अरे भाई करनी है या नहीं करनी? प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोट्स में कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है। अरे भाई ये तो पता है कि प्रोकैरियोट सेल में डीएनए होता है, ये तो पता है। अरे भाई जिस सेल के पास न्यूक्लियस है कैसा भी है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, बात समझ आई। तो प्रोकैरियोट्स है। अब प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल होता है इकोलाई। क्या होता है? इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम होता है एस्केरिया कोलाई, जो एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है भाई? ये बैक्टीरिया, ठीक है, एस्केरिया कोलाई। अरे भाई ध्यान से सुनो, बातें बाद में कर लेना, ठीक है। इकोलाई। अब होता क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेरा वेल डिफाइन नहीं है। क्या? न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं है या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस या डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है मेरा? एब्सेंट है। डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। अरे डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है मेरा? एब्सेंट है। अब इस डिफाइंड न्यूक्लियस के एब्सेंट होने के बावजूद भी इसके अंदर जो डीएनए मटेरियल है वो स्कैटर्ड नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, वो एक जगह पर कॉम्पैक्ट रखा हुआ है। इसके बावजूद भी आप जानते हो कि सर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रखा होता है। इसके अंदर प्रॉपर यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है। उस न्यूक्लियस के नहीं होने के बावजूद भी इसका जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वो स्कैटर्ड नहीं होता, बिखरा हुआ नहीं होता, वो भी एक सीक्वेंस में जमा हुआ होता है। याद रहेगी बात, ठीक है। यहां लिख देता हूं, नॉट स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल। फिर भी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? स्कैटर्ड नहीं है। अब आप देखो, स्कैटर्ड नहीं है। अपना डीएनए कैसा होता है? अरे डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है क्या? अरे भाई डीएनए कैसा चार्ज होता है? डीएनए मेरा पहला तो एसिडिक होता है। अरे होता है नहीं होता है? एसिडिक होता है। दूसरा मेरा नेगेटिवली चार्ज होता है। किस वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है? बताया था मैंने आपको, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है। इस वजह से मेरा डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। अब इस डीएनए को इन प्रोकैरियोटिक सेल में कॉम्पैक्ट करने के लिए, पैक करने के लिए कुछ पॉजिटिव प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ पॉजिटिव प्रोटीन पाई जाती है जो इस डीएनए को बाइंड करके रखती है। इतना ही है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यानी कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स रहेंगे, सम पॉजिटिव प्रोटीन्स बाइंड्स द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अरे बात समझ आएगी? ये पता लगा सर प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कुछ होता है, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी उनका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड नहीं होता, बिखरा हुआ नहीं होता। तो वो बिखरा हुआ नहीं है तो उसके अंदर क्या हो रहा है? तो डीएनए मेरा एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज है, इसके साथ कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स। वो पॉजिटिव प्रोटीन इसको क्या कर लेते हैं? बाइंड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसको जकड़ लेते हैं और इसकी पैकेजिंग करके उस सेल के अंदर रख देते। ऐसे मुझे प्रोकैरियोटिक सेल की पैकेजिंग देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? अरे यहां तक समझ आ गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब आएंगे अपन किसके ऊपर? यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। अब आपको पता है यूकैरियोटिक सेल सर उसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उस नूल के अंदर न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। उस सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अरे होते नहीं होते? अदर सेल ऑर्गेनल्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं जाऊंगा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर मेरा क्या रखा हुआ है? अरे क्या रखा हुआ है? डीएनए। क्या रखा हुआ है? डीएनए। और वही मुझे इसकी क्या करनी है? पैकेजिंग करनी, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में पैकेजिंग के लिए मैं क्या करता हूं सर? मेरा डीएनए, अगेन वही चीज आएगी, डीएनए मेरा एसिडिक है, नेगेटिवली चार्ज है। अब वहां पर जो पैकिंग, यहां पर कुछ प्रोटीन्स है, वहां पर उस प्रोटीन का नाम अलग है। उस नाम को बोलते हैं कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है भाई। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। उन हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? एक सेट होता है। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का सेट होता है। उसके अंदर 4 प्रकार के उसके छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं। उस प्रोटीन के छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जिनका नाम होता है क्या? H2A, H2B, H3 और H4। 4 होते हैं।
दो के जोड़े में प्रेजेंट होते हैं पेयर में, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो टोटल कितने हो गए 8। कितने हो गए टोटल 8। टोटल कितने हो गए 8 हो गए भाई। कहां पर थे भाई अपन, प्रोटीन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, प्रोटीन की, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। उस हिस्टोन प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, फिर उसके भाग कह सकते हो, एक तरह से हिस्से कह सकते हो। उन हिस्सों को अपन क्या क्या नाम बोलते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। टोटल हो गए 4। और ये 4 किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में। यानी कितने हो गए टोटल 8। अरे 4 इंटू 2 पेयर में, तो कितने हो गए 8। 8 यूनिट का एक स्ट्रक्चर बना, यानी 8 यूनिट का एक मॉलिक्यूल बना, इसलिए मैं उसको नाम दे देता हूं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलता हूं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलता हूं मैं उसको, हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर मैंने बोला, ठीक है। अब हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। उस पॉजिटिवली चार्ज होने के साथ साथ वो बेसिक भी होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की भी होती है। किस वजह से, उसके अंदर सर 2 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है लाइसिन और अर्जिनिन। क्या होता है, लाइसिन और अर्जिनिन। तो लाइसिन और अर्जिनिन मेरे 2 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। कौन से होते हैं भाई, बेसिक अमीनो एसिड। कौन कौन से होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन, 2 होते हैं। उसकी वजह से मेरा जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। डीएनए एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो मेरे हिस्टोन प्रोटीन थे, हिस्टोन ऑक्टामर थे, वो कैसे हो गए, बेसिक प्लस पॉजिटिवली चार्ज। कैसे हो गए, बेसिक प्लस पॉजिटिवली चार्ज। इतना पता लगा आपको। अब क्या हुआ कि जो मेरा हिस्टोन ऑक्टामर है, क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, वो डीएनए को अपने अराउंड लपेट लेता है। क्या कर लेता है, रैप कर लेता है, लपेट लेता है। जैसे आप अपन बर्गर पैक करवाते, बर्गर रखा होता है, उसके अपन चारों ओर वो जो आता है ना, क्या आता है, टिश्यू पेपर, उसको लपेट देते, रैप कर देते चारों ओर। तो उसमें जो रखा हुआ बर्गर है वो एक तरह से क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। और उसके पास जो तुमने टिश्यू पेपर रैप किया वो क्या है, डीएनए। वो क्या है, डीएनए। और उसमें अपन ऊपर से एक तिल्ली लगाते हैं ताकि वो टिश्यू पेपर बिखरे नहीं। और वो क्या है आपका H1 स्टोन। क्या है, H1 स्टोन। वो क्या करता है, बाइंड करके रखता है। जैसे वो तिल्ली उस टिश्यू को और उस बर्गर को क्या रखती है, बाइंड करके रखती है। उसी प्रकार से H1 स्टोन डीएनए को और ऑक्टामर को आपस में क्या रखता है, बाइंड करके रखता है। बात समझ में आ गई क्या, अरे अच्छे से समझ आ गई। सर 4 होते हैं, जिन 4 पेयर में होते हैं उनसे मुझे क्या बनता है, स्टोन ऑक्टामर। उन चारों के नाम क्या होते हैं, H2A, H2B और H3 और H4। दोनों पेयर में होते हैं, इसलिए टोटल कितने हो गए 8। H1 स्टोन उसको रैप करके बाइंड करने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है। बात समझ आ गई। अब ये सब यहाँ पर हो गया, बाइंड कर लिया। अब मुझे क्या बन गया, एक स्टोन ऑक्टामर। अब जो स्टोन ऑक्टामर का बाइंड करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। क्या होता है भाई, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर का नाम होता है। उस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या, न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। यानी उस एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, किसके अंदर, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। हर न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट रहेंगे। अरे बिल्कुल रहेंगे क्या। अब वो जो न्यूक्लियोसोम बना, उस न्यूक्लियोसोम को मैं रिपीट करता जाता हूं भाई। एक न्यूक्लियोसोम, 2, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो अब वो क्या होगा, एक लाइन बन गई। यानी उन्होंने एक फाइबर का निर्माण किया, जिसको बोलता हूं मैं क्रोमेटिन। क्या बोलता हूं, क्रोमेटिन। और जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, जो आपको बोल रहा था सर डीएनए को जब कॉम्पैक्ट कर देता हूं तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है क्रोमेटिन। आ गई बात, अरे समझ आ गई कि बात कैसे क्रोमेटिन आया। वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि डीएनए को कॉम्पैक्ट करता हूं तो क्या बनता है, क्रोमेटिन। अब वो चीज पता चल गई कैसे क्रोमेटिन बन रहा है। डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन में, हिस्टोन ऑक्टामर के पास में रैप हुआ, उसके भी लपेटा गया, H1 स्टोन ने उसको बाइंड किया, उससे एक स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम। उस न्यूक्लियोसोम की बार बार रिपीटिंग करने से, बार बार उसके रिपीटिंग स्ट्रक्चर से क्या बना, क्या बना, क्रोमेटिन। क्या बना, क्रोमेटिन। और उस क्रोमेटिन से मुझे क्या बना, क्रोमेटिन फाइबर बने। क्या बने, क्रोमेटिन फाइबर।
बात समझ आ गई क्या? अब क्रोमेटिन बन गया। अब मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो क्रोमेटिन वाली स्टेज अपने को कब दिखाई देती है? मेटाफेज। कब दिखाई देती है? मेटाफेज। वहां बोला था मैंने। यहाँ पर ये चीज समझ आ गई क्या? अरे क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बिल्कुल, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ये अपना यूकेरियोट्स का रहता है। किसका रहता है? यूकेरियोट्स का। अब आप देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ भी डीएनए प्रोटीन के साथ रैप है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसका डीएनए और प्रोटीन का जो एक बाइंडिंग स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर कौन बनता है? न्यूक्लियोसोम। यहां पर कौन बनता है? न्यूक्लियोइड। कौन बनता है? न्यूक्लियोइड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र भार। क्या बोलते हैं? केंद्र भार या कुछ केंद्र का, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, केंद्र का है ऐसा बोलते हैं ना, केंद्रीय भार बोलते हैं शायद, केंद्र काव, सॉरी, यहाँ क्या बोलते हैं? केंद्र काव। ठीक है, क्या बनता है इसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से? मुझे क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोइड। क्या बनता है भाई? न्यूक्लियोइड। और इस न्यूक्लियोइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्र काव। अरे बात समझ में आ गई क्या? प्रोकैरियोट समझ आ गया? प्रोकैरियोट को नोट डाउन करो, इसके बाद अपन यूकैरियोट्स पढ़ने वाले हैं। नोट डाउन करो फटाफट। नोट डाउन कर लेगा भाई? अरे 3 लाइन ही तो है सर, आपके लिए 3 लाइन है, हमारे लिए तो पूरा पेज है। लिख लिया क्या? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े क्या भाई? अब अपन बात करेंगे किसकी? यूकैरियोट्स की। किसकी बात करेंगे भाई? यूकैरियोट्स की। इन यूकैरियोट्स यानी यूकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग कैसे होती है? अब आपको पता है यूकैरियोट्स के अंदर सर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इस ईयू वर्ड का मतलब होता है भाई ट्रू। क्या होता है इस ईयू वर्ड का मतलब? ट्रू। ठीक है, और आपको पता है कैरियोस वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है कैरियो वर्ड का मतलब? अरे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। ठीक है, और सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब यहां पर मेरा कैसा रहेगा? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा क्या? अरे रहेगा नहीं रहेगा भाई? सर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पर जो मेरा डीएनए है, क्या? डीएनए। डीएनए एसिडिक है एंड एसिडिक के साथ कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है भाई? नेगेटिवली चार्ज, ऋणात्मक आवेशित है ये। ठीक है, कंस कैसा है भाई? किसकी वजह से?
ड्यू टू PO4 माइनस फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से मेरा डीएनए वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अब जो हिस्टोन है, क्या हिस्टोन, बेसिक होता है नेचर में, बेसिक इन नेचर। हिस्टोन जो प्रोटीन है मेरा वो कैसा है भाई, बेसिक है नेचर में। कैसा है, बेसिक। किसकी वजह से है, तो उसका कारण क्या है, ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो कैसे होते हैं भाई, बेसिक अमीनो एसिड है। किस प्रकार के हैं ये, बेसिक अमीनो एसिड। ये मेरे दोनों कैसे हैं, बेसिक अमीनो एसिड है। उसके साथ साथ ये पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। कैसा होता है भाई, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये हिस्टोन जो प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के पास एक 8 मॉलिक्यूल की यूनिट होती है। क्या होती है भाई, 8 मॉलिक्यूल की यूनिट होती है। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। सर उन 8 यूनिट का नाम क्या होता है, तो उन 8 यूनिट का नाम H2A, H2B, H3 और H4, ये दोनों पेयर में होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, इसलिए टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, अरे यहां तक पता चला क्या, अरे लिख लेना बाद में भाई, टाइम देता हूं मैं लिखने के लिए, पहले समझा करो चीजों को। क्लास में ही याद कर दिया करो, घर जाके रिवीजन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। एक बार देख लिया करो, पूरा याद हो जाता है। ठीक है, इतना टाइम देता हूं मैं, इतना अच्छे से समझाने की कोशिश भी करते हैं हम। तो ये हो गया मेरा हिस्टोन के बारे में थोड़ा सा जर्नल चीज। अब ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये क्या करेगा, रैप करेगा इसके, किसके पास में, इस हिस्टोन ऑक्टामर के पास में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पहले इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये क्या है अपना, स्टोन ऑक्टामर। क्या है भाई, ये स्टोन ऑक्टामर है। ये स्टोन ऑक्टामर है। क्या है ये, ऑक्टामर। ठीक है, ये क्या है मेरा, ऑक्टामर। अब जो डीएनए है, क्या डीएनए, वो डीएनए रैप कर रहा है क्या, डीएनए बिल्कुल रैप करेगा। तो मैं डीएनए को ऐसे दिखा रहा हूं भाई। ठीक है, ये डीएनए मेरा। एज्यूम करना है आपको कि ये 3D डायग्राम है। ठीक है भाई, ये कौन है भाई, H1 स्टोन। कौन है ये, H1 स्टोन, जो इस रैप डीएनए को क्या करके रख रहा है, बाइंड करके रख रहा है। क्या करके रख रहा है, बाइंड करके रखा हुआ है। येलो कलर से जो दिख रहा है वो कौन है, डीएनए है। येलो कलर से जो दिख रहा है वो कौन है भाई, डीएनए। ये ऑक्टामर है, जो हमको पिंक कलर से दिख रहा है वो कौन है, ऑक्टामर। और ये रेड कलर से, सॉरी, अब ये इसका जो नीचे वाला भाग है, इस डीएनए का ये वाला भाग क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाता है कोर ऑफ स्टोन ऑक्टामर। क्या कहलाता है ये, कोर ऑफ ऑक्टामर भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, एच ऑक्टामर, एच यानी स्टोन ऑक्टामर। ये ऐसे रैप होता है। ठीक है, ये बीच में जो रखा हुआ है क्या, स्टोन प्रोटीन ऑक्टामर है। इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल वो अंदर रखे हुए हैं, उनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो 8 मॉलिक्यूल इसके अंदर रखे हुए। अब ये डीएनए इसके क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, लिपटा हुआ है। जैसे आप देखते हो अपने घर में ऊन का गोला देखा है सभी ने, अरे ऊन का गोला देखा है, अपन लोग बना के रखते हैं। अब उसके ऊपर मुझे दूसरा धागा लपेटना है,
एक सपोज करो वो ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर मुझे पिंक कलर का लपेटना है, तो जैसे मैं उससे पिंक कलर स्टार्ट करता हूँ वो मुझे अलग से दिखाई देता है क्या? उसके पहले ऐसे राउंड 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 फिर ऐसे घुमाता हूँ उसको, चारों तरफ से क्या कर लेता हूँ, कवर कर देता हूँ, ताकि मेरा अंदर वाला पोर्शन बाहर ना निकले या फिर बाहर नहीं दिखाई दे। ऐसे ये रहेगा क्या, इस डीएनए को इतना कॉम्पैक्ट पैक करना है कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट जाए, रैप हो जाए। और H1 उसको क्या कर लेगा, बाइंड करके रख लेगा, क्या कर लेगा, बाइंड करके रख लेगा, ताकि जो मैंने लपेटा है वो मेरा वापिस नहीं खुले, वापिस नहीं खुले। बात समझ आ गई क्या? तो क्या लाइन लिख दूं मैं यहाँ पर, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए था, क्या था भाई, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड किसके पास में लिपटा है भाई, रैप अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, पॉजिटिवली चार्ज H ऑक्टामर लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है भाई, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इससे रैप होने के बाद इससे एक स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर फॉर्म, इसके एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है भाई, क्या है उस स्ट्रक्चर का नाम, न्यूक्लियोसोम। क्या है उस स्ट्रक्चर का नाम, न्यूक्लियोसोम। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम का अगर मैं बार बार क्या कर दूं, रिपीटिशन कर दूं, क्या कर दूं, बार बार रिपीटिशन कर दूं, एक स्ट्रक्चर बन जाए। इसको मैं न्यूक्लियोसोम की रिपीटिशन करने से, इस न्यूक्लियोसोम को रिपीटिंग स्ट्रक्चर करने की वजह से मैं इसको बार बार रिपीट किया एंड कंडेंस किया। क्या किया, इसको रिपीटिंग और कंडेंस करने से मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम होता है क्या, अरे क्या नाम होता है, क्रोमेटिन। क्या नाम होता है, क्रोमेटिन। उसका नाम होता है क्रोमेटिन। क्या नाम होता है भाई, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम सपोज करो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे हैं, न्यूक्लियोसोम ऐसे बनेंगे क्या, आप देखो न्यूक्लियोसोम ऐसे बन रहे हैं सर, बहुत छोटे छोटे मेरे पास क्या बन गए, न्यूक्लियोसोम बन गए। इस न्यूक्लियोसोम को मैं रिपीट करता गया तो अब ये किसके जैसा दिख रहा है, क्रोमेटिन के जैसा। एक स्ट्रक्चर अगर मैं इसमें से एक स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो ये एक स्ट्रक्चर किसकी है, न्यूक्लियोसोम की है। किसकी है, न्यूक्लियोसोम की। उस न्यूक्लियोसोम को मैंने बार बार रिपीट किया, रिपीट करने के बाद कंडेंस किया तो मुझे क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। क्या बन गया, क्रोमेटिन। अब मैं इस क्रोमेटिन को, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर लेके जाता हूं, किसके अंदर देखता हूं, माइक्रोस्कोप। इस क्रोमेटिन पर कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम। अरे कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम। ये मेरा क्रोमेटिन है, इसके ऊपर न्यूक्लियोसोम रखे हुए, ठीक है। सपोज करो ये मेरा हाथ नीचे जो क्या है, क्रोमेटिन। ये पेन मार्कर जो रखा हुआ ये क्या है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब मैं इसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखता हूं तो ये जो न्यूक्लियोसोम है इस क्रोमेटिन पर बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला के जैसे दिखाई देते हैं। किसके जैसे दिखाई देते हैं, मोतियों की माला के जैसे दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। ऑन द, क्या लिखी है लाइन, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम अपीयर्स एज ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे मोतियों की माला होती है, उस माला के अंदर एक एक मोती पिरोया हुआ होता है, उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर पर एक एक न्यूक्लियोसोम उन मोतियों की तरह रखा हुआ है। अरे बात समझ आ गई क्या, ये समझ आ गया। अब मुझे ये मिल गया। अब इस क्रोमेटिन को मैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने। अब आप देखो कि ये जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बना, ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बहुत ऐसे लंबा होता जाएगा क्या, ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये मुझे अब एक फाइबर की तरह अपीयर्स हो रहा है। किसकी तरह अपीयर्स हो रहा है, एक फाइबर की तरह। तो इसका नाम हो जाता है क्या, क्रोमेटिन फाइबर। क्या हो जाता है, क्रोमेटिन फाइबर। अब मेरे पास ये जैसे ही फाइबर की तरह अपीयर्स होगा, अपीयर्स एज ए फाइबर, किसकी तरह होगा भाई, ये अपीयर्स एज ए फाइबर, उसको मैं क्या बोलता हूं, क्रोमेटिन फाइबर बोलता हूं। क्या बोलता हूं भाई इसको मैं, क्रोमेटिन फाइबर। यहां तक चीज समझ आएगी, इसको मैं क्या बोलता हूं, क्रोमेटिन फाइबर। अब मुझे ये जो क्रोमेटिन फाइबर वाली घटना है, क्रोमेटिन वाली जो घटना है, ये कहां पर दिखाई देती है, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। कहां दिखाई देती है, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। बात समझ आएगी, कहां दिखाई देगी, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जब मेटाफेज होता है वहां पर ये मुझे घटना दिखाई देती है। मेटाफेज किसका, सेल डिवीजन का मेटाफेज।
अरे बात समझ आ गई क्या? समझ आ गई क्या अच्छे से? अब मेरे पास क्या बन गया? क्रोमेटिन बन गया। क्या बन गया? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अपने पास फाइनल स्ट्रक्चर है, उस क्रोमेटिन को मैंने लंबा कर दिया तो मुझे क्या दिख रहा है? क्रोमेटिन फाइबर। क्या दिख रहा है? क्रोमेटिन फाइबर। डीएनए की पैकेजिंग कर दी। डीएनए की पैकिंग करने से मुझे बने न्यूक्लियोसोम। क्या बने? न्यूक्लियोसोम। उस न्यूक्लियोसोम को भी अपन ने कंडेंस कर दिया, उससे क्या बन गए? क्रोमेटिन बन गए। क्या बन गए? क्रोमेटिन। अब मुझे क्रोमेटिन को भी पैक करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो? क्रोमेटिन को भी पैक करना पड़ेगा। तो क्रोमेटिन को जब पैक करते हैं, या पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन हाइयर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? और हाइयर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है डीएनए के लिए? हिस्टोन प्रोटीन की। किसकी? हिस्टोन प्रोटीन की। और क्रोमेटिन की पैकिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है मुझे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएचसी प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एनएचसी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वो अपने सिलेबस के बियॉन्ड है, वो अपन नहीं पढ़ेंगे। बट आप याद रखोगे, क्रोमेटिन की पैकिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बात समझ आ गई क्या? अरे समझ आई है नहीं आई यहां तक? अब मैं क्रोमेटिन की अगर पैकेजिंग करूं, ठीक है, लिख देता हूं मैं इस लाइन को। क्रोमेटिन की अगर मैं पैकेजिंग करता हूं, क्या करता हूं? क्रोमेटिन की पैकेजिंग। ठीक है भाई। क्रोमेटिन पैकिंग requires at higher level, require at हायर लेवल। इसके लिए अपने को और आगे की एजुकेशन की आवश्यकता होती है, जो अपने इस जगह पर नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं भाई? किसके थ्रू होता है वो? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको अपन शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कई बार एनएचसी प्रोटीन। क्या पढ़ते हैं? एनएचसी प्रोटीन। ये आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा था नीट में। क्रोमेटिन की पैकिंग के लिए किस प्रोटीन की जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन था उसमें, स्टोन भी था। जिसने आंख बंद करके स्टोन लगाया होगा, पैकेजिंग के लिए स्टोन ही होता है, एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बात समझ आ गई क्या? यहाँ तक अपना क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो। अब अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिन के टाइप। क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटिन के टाइप्स। तो क्रोमेटिन के टाइप्स पढ़ते हैं अपन। अब क्रोमेटिन की पैकिंग हुई। अब मैं क्रोमेटिन की जब पैकिंग करता हूं, ठीक है, तो अगर मेरे जो क्रोमेटिन है वो अगर लूजली पैक हुए, कैसे हुए? लूजली पैक। तो जब लूजली पैक होंगे तो वो लाइटली स्टैंड होंगे, दिखाई देंगे मुझे, लाइटली स्टैंड होंगे लूजली पैक होंगे तो। और जब लूजली पैक होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और उनको बोलते हैं अपन यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। बात समझ आई? ये किसके आधार पर कर रहे हैं अपन सब कुछ? पैकिंग के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं? पैकिंग के आधार पर। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, डेंसली पैक्ड हो जाए, तो डेंसली पैक्ड हो जाएगा तो वो चीज डार्क दिखाई देगी। क्या? कैसी दिखाई देगी? डार्क। तो डार्कली दिखाई देंगे। और जब डार्कली दिखाई देंगे, क्लोजली पैक्ड है, बहुत डेंस पैक्ड है, तब वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। कैसे हो जाएंगे? इनएक्टिव। उनको बोलते हैं अपन क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। बात समझ आई क्या? यानी क्रोमेटिन के दो पार्ट हो गए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक है भाई। इस क्रोमेटिन के दो पार्ट हो गए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इसके क्या क्या फीचर होंगे? यूक्रोमेटिन, इसका मतलब ये सिर्फ ट्रू क्रोमेटिन है। इसका मतलब क्या है? ट्रू है ये, ठीक है। लूजली पैक होगा। कैसे होगा भाई? ये लूजली पैक होगा। तो लूजली पैक होगा तो मुझे कैसा होगा? लाइटली स्टेन्ड होगा, विजिबली होगा, लाइट ऑब्लिक विजिबल स्टेन होगा, ठीक है भाई। इसके बाद ये क्या होगा भाई? ट्रांसक्रिप्शनली। अरे कैसा होगा ट्रांसक्रिप्शनली? एक्टिव रहेगा, अनुलेखनीय सक्रिय होता है ये। कैसा होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। ये इसके इधर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट।
ठीक है, ये कैसा रहेगा, डेंसली पैक। तो जब डेंसली पैक है तो किस कलर का दिखाई देगा, डार्क कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, डार्क कलर। और डार्क कलर का दिखाई देगा तो ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा भाई, इनएक्टिव। कैसे इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, असक्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई ये, असक्रिय। बात समझ आएगी क्या, यहां तक पैकेजिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इतना आपके सिलेबस में और इतना आपको मोर देन सफिशिएंट है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। समझ में आया, अरे समझ में तो आया। गर्दन यूं मत हिलाया करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये गर्दन ऐसे हिलाती है तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ ही समझ नहीं आया इसके तो। ठीक है, कहाँ से लिखना है, इस जगह से नोट डाउन करना है, लिख लो, नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो।
ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग? मेस्चर। मेस्चर ने कौन सा मॉडल दिया? न्यूक्लियन वाला। क्या दिया था? न्यूक्लियन। मेस्चर ने न्यूक्लियन दिया और मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों नियमों की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से मुझे ये क्लियर हो चुका था कि डीएनए मेरा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बट अदर साइंटिस्ट जो इसके साथ काम कर रहे थे, वॉटसन एंड क्रिक, टीएच मॉर्गन, सटन बोवरी, वाल्टर सटन, जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सर कोई भी सेल होती है, क्या होती है? कोई भी सेल होती है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया था। तो उनकी तो दिशा किस तरफ थी? क्रोमोसोम की तरफ। किस तरफ थी? क्रोमोसोम की तरफ। इन लोगों की दिशा किस तरफ थी? डीएनए की तरफ। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, या फिर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। एक्चुअल में ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। अब जो एमबीआई आया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये आया था 1926 में। कब आया था? 1926, 1926, ठीक है, 1926 में एमबीआई आ गया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो अदर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये देखा कि सर लगभग, ध्यान से सुनना, लगभग हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो तो सबको पता है कि न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, बट उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी पाया जाता है। और वो मान रहे थे कि यार क्रोमोसोम तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, हो सकता है मे बी। ये ऐसा कौन सोच रहा था? टीएच मॉर्गन, सटन एंड बोवरी, ये कुछ साइंटिस्ट थे, इनका ग्रुप अलग चल रहा था। न्यूक्लियन और मेंडल की कहानी कुछ अलग थी। मेंडल तो खत्म हो चुका था, 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी, बट कहानी उसकी तो कहानी तो जिंदा थी, तो उसकी कहानी अलग थी और इनकी कहानी अलग थी। अब इन दोनों कहानियों को अपन कंक्लूजन में लेके चले तो अपने पास मेन क्वेश्चन जो अराइज हुआ, डाउटफुल क्वेश्चन जो अराइज हुआ, वो ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है? उसके पीछे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने क्या दी? थ्योरीज दी, प्रिंसिपल दी, जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ। कब दिया था? 1928 में। कब दिया था? 1928 में, 1928 में। 1926 में एमबीआई आया था, 28 में इसने अपना क्या दिया? प्रिंसिपल दिया। अब ये भी कोशिश कर रहा था कि यार मैं भी खोज के देखूं एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है या कौन है, ठीक है। इसने क्या किया? ये वर्क कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया को जन्म देता है, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है। निमोनिया रोग किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से, ठीक है। उसके अंदर उसने क्या किया? उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को एक कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। क्या किया? एक कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। उस कल्चर प्लेट पे जब ग्रो किया तो उसमें दो प्रकार की कॉलोनीज का फॉर्मेशन हुआ। किस प्रकार की? दो प्रकार की कॉलोनीज का फॉर्मेशन हुआ। एक थी स्मूथ चिकनी कॉलोनी, एक थी रफ, ठीक है, एक थी रफ। दो कॉलोनीज हो गई। स्मूथ को, चिकनी को डिनोट कर रहा था वो एस से, और रफ को डिनोट कर रहा था आर से। अब जो स्मूथ थी, क्या थी? स्मूथ। उस स्मूथ के पास पॉलीसैकेराइड की कोट प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? पॉलीसैकेराइड की कोट, ठीक है। क्या प्रेजेंट थी? पॉलीसैकेराइड की कोट। और आर स्ट्रेन के अंदर वो क्या थी? एब्सेंट। क्या थी? आर स्ट्रेन के अंदर एब्सेंट। अब जो पॉलीसैकेराइड की कोट थी, ठीक है, वो क्या थी? इन्फेक्टेड थी। क्या थी? इन्फेक्टेड। यानी अब ये पॉलीसैकेराइड की कोट जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ। किसकी वजह से? निमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि उस पेशेंट के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपरली क्या हो जाएगा? मेरा निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया के इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा? आर स्ट्रेन मेरी कैसी हो गई? वायरुलेंट एंड डाई नेचर की हो गई। वायरुलेंट यानी उग्रवादी। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? उग्रवादी, यानी वो उसका अपना असर दिखाएगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो एस स्ट्रेन क्या करेगी? एस स्ट्रेन, अब वो आगे एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ेंगे जब ग्रिफिथ का, उसने चूहे लिए, एस स्ट्रेन लगाई, फिर आर स्ट्रेन लगाई, एस को हीट किल्ड करके लगाया, और एस हीट किल्ड प्लस आर, चार वो थे उसके, ठीक है, चार एक्सपेरिमेंट है, चार में क्या क्या रिजल्ट आए, फिर उसने कैसे कंक्लूजन दिया कि कुछ क्या होता है जो आर के थ्रू एस में जा रहा है, एस से आर में जा रहा है। ये सारी चीज अपन कल पढ़ेंगे। अरे बात समझ आएगी? ये अपन कल पढ़ेंगे। ये आपको मैंने ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में एक आउटलाइन बता दी। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट तक टेस्ट में आएगा।
ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट तक। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ना, वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, उसके आगे भी अपन थोड़ा सा पढ़ा देंगे, बट ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उस तक क्वेश्चन आएंगे। पिछले वाले चैप्टर से सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उससे भी आ सकते हैं, उससे एक दो पहले के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो देख लेना एक बार, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वहां से क्वेश्चन होंगे। और अब जो मैं यहाँ तक पढ़ा दूंगा, कहाँ तक, ग्रिफिथ का प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के ग्रिफिथ का जो प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहां तक सैटरडे को टेस्ट में आएगा। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? अब अपन कल क्या पढ़ेंगे? कल क्या पढ़ेंगे? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे भाई? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, थैंक यू।